Dear students, today I am going to next part of our environment which are related to class 7. आज हम लोग our environment जिसका मतलब हमारा पर्यावरण से मतलब होता है, उसके अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट को देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट को डिफाइन किए थे, फिर उसका क्लासिफिकेशन किए थे, और क्लासिफिकेशन जब किए थे तो पूरे इन्वायरमेंट को दो भागों में बांट दिए थे। एक को उसमें से हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं और दूसरे को हम मैन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। नेचुरल environment is mainly of two types। दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। उसमें से एक है हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसे हम जैव पर्यावरण या जैविक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और हमारा दूसरा जो है वो है फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरे का नाम है भौतिक पर्यावरण। एक को हम जैविक पर्यावरण कहते हैं और दूसरे को भौतिक पर्यावरण कहते हैं। भौतिक पर्यावरण। आज हम लोग सबसे पहले ये दो प्रकार के जो इन्वायरमेंट हैं उसको डिफाइन करेंगे, उसको अच्छी तरीके से जानेंगे, फिर आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पर। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, दीज इन्वायरमेंट includes all types of living organisms such as plants, animals, birds, reptiles, etc. are termed as biological environment। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैव पर्यावरण को बनाने में, जैविक पर्यावरण को बनाने में सभी प्रकार के प्लांटेशन, सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के बर्ड्स, सभी प्रकार के रेप्टाइल्स, यहाँ रेप्टाइल से मतलब है रेंगने वाले, सरीसृप, सांप हुआ, छिपकली हुआ, ये सब मिलकर के बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। Sometimes this is also called referred as biotic components of the इन्वायरमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। अतः इसे हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, या तो समटाइम उसे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कहेंगे और दूसरे तरीके से उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है भौतिक वातावरण।
फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है भौतिक पर्यावरण। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। दिस इन्वायरमेंट includes land, soil, air, water, rocks, mountains, etc। इस फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम लोग लैंड को देखते हैं, सॉइल को देखते हैं, एयर को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, रॉक्स को देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड होते हैं किससे, फिजिकल इन्वायरमेंट से। अब रही बात दोनों में कौन सा संबंध है, तो डियर स्टूडेंट, these two types of environment are interdependent। इंटरडिपेंडेंट से मतलब है एक दूसरे पर आश्रित, निर्भर रहना। These two types of environment are interdependent and cannot be separated altogether। ये दोनों प्रकार के जो इन्वायरमेंट हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। अगर इसमें से किसी एक के चेन को हम डिस्टर्ब कर देंगे, दूसरा स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट माना जाता है। ए लिटिल चेंज कैन ब्रिंग or intensively change in physical environment can bring a intensively change in biological environment। कहने का मतलब है अगर फिजिकल और बायोलॉजिकल में से किसी एक में मामूली सा और लिटिल चेंज, मामूली सा परिवर्तन कर दें किसी भी एक को, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट हो या फिर आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, तो प्रभावित दोनों को होना है। बायोलॉजिकल को अगर हम प्रभावित करेंगे ऑटोमेटिकली फिजिकल अपने आप प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। यदि किसी दिन हमने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, फिर उससे हमारा बायोलॉजिकल यानी कि जैविक जो पर्यावरण है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कौन सा रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। तब हम रिलेशनशिप देखने के लिए जा रहे हैं। A relationship between physical and biological
इन्वायरमेंट। भौतिक वातावरण और जैविक वातावरण के बीच में संबंध, किस तरह ये दोनों के दोनों इन्वायरमेंट हमारी धरती पर अस्तित्व में है, अब इस चीज को देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स fulfill their necessities from their surroundings either through physical or बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सभी प्रकार के जीवित प्राणी अपनी सारी आवश्यकताओं को, प्राय हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज जिसको कि हर एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल करना चाहते हैं। तो वो 3 प्रकार की बेसिक नेसेसिटीज है, वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर थ्रू फिजिकल, या तो फिर भौतिक वातावरण से प्राप्त करते हैं या फिर जैविक वातावरण से प्राप्त करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर प्रॉपर बॉडी शेप्स एंड लाइफ स्टाइल्स through their physical environment, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी का प्रॉपर शेप और सभी जीवन जीने के ढंग को कहां से प्राप्त करते हैं, तो फ्रॉम देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी वो अपना सारा ये सुविधाएं भौतिक वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसके अलावे भी एक और रिलेशनशिप है फिजिकल और बायोलॉजिकल के बीच में, अब हम लोग उसको डिटेल करेंगे। Food habits and economical activities are also of living organisms governed by both of the environment। सभी प्रकार के फूड हैबिट्स, भोजन की आदतें हम लोग कहां से फुलफिल करते हैं, तो दोनों तरह के इन्वायरमेंट से, आइदर इट इज फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साथ ही साथ हम अपने सभी प्रकार के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, हमारी आर्थिक समृद्धि, हर एक किसान, जैसा कि अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड about nearly 70% of Indian people engaged in agricultural practices। So हम तरह तरह के फूड हैबिट्स और अपनी आर्थिक समृद्धि को प्रायः यही दोनों प्रकार के इन्वायरमेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स था। अब हम लोग इकोसिस्टम को देखेंगे, जिसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब हम लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे। एन इकोसिस्टम इज अ लार्ज कम्युनिटी of living organisms including plants, animals, microbes, etc. An ecosystem is a large community of living organisms including plants, animals, microbes, etc. called the ecosystem. Which can be found in a particular places. An ecosystem is a large community of living organisms including plants, animals, microbes, etc. which can be found in a particular place. किसी नियत खास क्षेत्रों में मौजूद सभी प्रकार के प्लांट्स, सभी प्रकार के एनिमल्स और सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में कलेक्टिवली मिलकर के तब एक पारिस्थितिकी तंत्र का, एक अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब रही बात इसके साइज की, हम किस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका कौन सा साइज होना चाहिए? साइज के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि एन इकोसिस्टम इज फाउंड इन एनी साइज। कहने का मतलब है उसके साइज के बारे में हम कोई फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं, बट दे आर फाउंड इन पार्टिकुलर प्लेसेस। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। कैसे? तब उसको देखेंगे। An ecosystem is as small as pond or woodland, वन्य भूमि woodland, or as large as the oceans and a equatorial forest। कहने का मतलब है हम इकोसिस्टम के साइज से हमें कोई लेना देना नहीं, वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये एक छोटा एग्जिस्टेंस है, इसका बहुत ही लोअर रीजन में ये मौजूद होता है। व्हाइल जब हम ओशियंस की चर्चा करते हैं तो ये बहुत ही इसका ब्रॉडर रीजन माना जाता है। जब हम वन्य भूमि की चर्चा करते हैं तो ये छोटा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों के यहाँ वो मैंगो का ऑर्चार्ड होता है, बहुत ही लो रीजन में मौजूद होता है। जबकि वहीं अगर हम किसी इक्वाटोरियल फॉरेस्ट या विषुवतीय वनों की चर्चा करते हैं तो फिर उसका प्रचार प्रसार, उसका एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों में होता है। डियर स्टूडेंट, ये सब के सब
पॉइंट्स आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड थे, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब हम फूड चेन को देखेंगे, जिसे हिंदी में हम आहार श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन और इसे ही इको चेन भी कहा जाता है। इको चेन, खाद्य श्रृंखला। अब हम देखेंगे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या फिर इको चेन किसको कहते हैं। The arrangement of living organisms in which they show the flow of energy, from one animal to another। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला क्या है? ये एक प्रकार का चेन है, ये एक प्रकार का अरेंज्ड चेन माना जाता है, जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से ऊपर के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं और एक के एनर्जी प्राप्त करने से दूसरा स्वतः एनर्जी को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। सच अ मोड ऑफ अरेंजमेंट रेफर्स एज द फूड चेन और इको चेन, और हिंदी में उसे हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ए टिपिकल फूड चेन possesses 4 स्टेप्स। एक खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के मुख्यतः 4 चरण होते हैं, जिसमें से पहला को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स, इसके अंतर्गत सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स शामिल होते हैं, जिसको कि हम प्रोड्यूसर्स करते हैं। क्यों सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स माना जाता है? बिकॉज दे synthesize their own food with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water from their surroundings, so they are referred as producers। दूसरा हमारा जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और हमारा चौथा जो चरण है वो है डिकम्पोजर्स और टेरिटोरी कंज्यूमर्स, जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक टिपिकल फूड चेन 4 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसमें से पहला को हम प्रोड्यूसर्स या उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। चूंकि ये फूड मेकिंग प्रोसेस खुद से करता है, उसको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, सो दे आर रेफर्ड एज प्रोड्यूसर्स। इसमें सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स शामिल होते हैं। हमारा दूसरा जो टर्म है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जब ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड मेकिंग प्रोसेस हो जाता है तो अन्य जीव जंतु जो भी उन पौधों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तो वो सब के सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता
और सबसे लास्ट में है हमारा डिकम्पोजर्स, जिसे हम हिंदी में अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक, या फिर तृतीयक उपभोक्ता कह सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत तरह के वर्म्स, ये सब के सब टेरिटोरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये आवर एनवायरनमेंट चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ज्योग्राफी के दूसरे लेसन्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।